चलिए ध्यान समझते हैं ये टॉपिक को, ठीक है। अच्छा समझना, आपको समझ में आएगा इस तरीके से, ठीक है। आपका टॉपिक है आज वेक्टर अलजेब्रा। सही बात है भैया? पहले से सही से मतलब समझ लो, ठीक है, फिर पढ़ना में मजा भी आएगा। वेक्टर तो आप थोड़ा जानते भी होंगे, और ये अलजेब्रा का सॉल्व करता हूं। पहले आपको दोनों चलाता हूं। वेक्टर तो होता है यहाँ पे सदिश, हिंदी बोलते हैं सदिश, यानी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो दिशा के साथ साथ यानी कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रखे। ये सब पढ़ जाओगे। उसके बारे में बात करूंगा आपसे। जो कोई भी दिशा के साथ साथ, सदिश मतलब होता है, उसका हिंदी बोलते हैं वेक्टर को सदिश। क्या बोलते हैं? इसको सही मतलब क्या? सदिश मतलब दिशा के साथ साथ जहां पर मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ भी बताई गई हो, उसका वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर को पता गया। वेक्टर क्या? कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में बात करना जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हो। अब ये अलजेब्रा क्या है? वेक्टर अलजेब्रा तो यहाँ पे है ऑपरेशंस, यानी कि अब हम उन क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है हम उनमें ऑपरेशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑपरेशंस, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सब आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं। किसके लिए? वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि वेक्टर के अंदर। टॉपिक समझ आया? वेक्टर अलजेब्रा क्या है, समझ आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया वो है वेक्टर। वेक्टर है क्या? तो वेक्टर जो आप पढ़ते हैं मतलब वही क्या? A quantity which contain क्या? Direction with magnitude is called vector। समझ बात है? यानी कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या सेंस भी हो और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी दिशा के साथ साथ उसका परिमाप यानी कि रिजल्टेंट भी दिया गया हो, उसको आप वेक्टर कहते हैं। मेरी बात समझ में नहीं? किसी वक्त भी या विगत है, लेकिन दिशा क्या भी है और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ से होता है और दिशा मतलब किधर की तरफ वो दिखाई जा रही है, किधर तरफ वो दिखाई जा रही है, यानी किधर वो जा रही है या किधर वो दिखाई जा रही है या किस दिशा में वो डिफाइन होगी। ये सब उससे क्या कहलाता है? आपका दिशा कहलाती है, ठीक है। और जितनी दिशा में जाएगी उतनी लेंथ कवर करेगी, वो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगी। तो आप सबसे पहले डालिए हेडिंग वेक्टर अलजेब्रा, उसके अंदर लिखिए पहले वेक्टर। लिखिए a quantity तुम्हारा भाई लेट का समय थोड़ा आ जाओ सारे आ जाओ। पर तुम पिट के लोग आए हम तक वहीं डंडी कहाँ है? क्या बोलते हैं वहां पे? रुक जाओ सबको दो प्रसाद। जब लेट हो गया मैं किसी में नहीं करा, बैठो मैं मना नहीं करा किसी को भी, पर लेकिन रोज डेली प्रसाद लेना पड़ेगा। कल मैं तो इसी का लेट आओगे बोलो ना, ये बोल दो हम लेट आए बोलो उनसे। बोलिए उनसे कि हम लेट आ रहे हैं, पिट रहे हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब आगे आ जा, कोई वहां आगे जा, आगे जा, बैठ कर दे, आ जा। सारे ऐसे करें जैसा कोई लड़की रो है तो उसमें बैठने में बड़ी दिक्कत होगी। जल्द तुम्हारी छुट्टी भर देंगी है। अब ऐसे भाग पूरा हराम नालायक। लिखो वेक्टर, लिखिए a quantity
a quantity is called vector quantity. A quantity is called vector quantity if it is contained direction, if it is contained direction and magnitude. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बात ध्यान आएगी, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल फोर्स, कॉमा वेलोसिटी, बताओ जी, कॉमा है जी डिस्प्लेसमेंट एटीसी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब ये आपका वेक्टर हो गया, पर लेकिन भैया वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, पर लेकिन सर रिप्रेजेंटेशन क्या है? मतलब कि सिंपल अगर हम पढ़े तो कैसे बता सकते हैं? इन मैथमेटिकली कैसे बताया जाए? इन मैथमेटिकली कैसे बताया जाए? तो देखिए ध्यान से, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इस डेफिनेशन ध्यान रखना, ये आपको क्लियर करेगी। ये जो आपकी तो रट्टा वाली थी, पर है क्या पता किसी को ना? अब समझना ध्यान से, वो क्या कहता है? A directed segment between 2 points A and B is called vector quantity या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कोई वेक्टर क्वांटिटी जो A से B तक के लिए जा रही है, ए से बी तक। दो पहले समझिए, मान लो ए और ये बी है, अगर मान लो ए से बी जा रही है तो आप वेक्टर से लगाओगे? तो ए से बी, तो इसको आप क्या पढ़ते हो? ए बी वेक्टर। अब ये सुनो ध्यान से, ये ए बी वेक्टर में क्या है? इसे वेक्टर क्यों कहा गया? सबसे पहले ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट में मिलेगी पहले तो क्या? लेंथ, और ये लेंथ क्या होती है? मैग्नीट्यूड। मिल गया। अगर ये डायरेक्टेड सेगमेंट है ए टू बी, कहां जा रही है? ए टू बी, तो ये क्या मिल गया आपके पास? सेंस मिलेगा, मिल गया। तो किसी का अगर हम ग्राफिकली बात करें, यानी कि जो हम लिखा है इन अदर वर्ड्स, ये ग्राफिकली बात है। क्या ये? अगर आप किसी वेक्टर तो ग्राफिकल तो दिखाओगे, तो अगर किसी भी मैथमेटिकल बात करें यानी ग्राफिकली बात करें, तो कोई भी डायरेक्ट सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, और डायरेक्ट सेगमेंट मतलब कहीं भी रुका होना और ठहरा होना कहीं भी, डायरेक्ट सेगमेंट बिटवीन 2 points is called vector representation, vector quantity, because in this representation we have length, length मतलब a से b, 2 फिक्स पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है, a से b गए तो लेंथ मिल गई, लेंथ मिल गई मतलब मिल गया। अब a से b जा रहा है तो दिशा मिल गई कि मैं a से b जा रहा हूं जी, तो a से b का मतलब क्या हुआ? दिशा मिल गई, यानी कि सेंस मिल गया। बात समझ में आई किसी को? ये हुआ वेक्टर का। और यहाँ पर आप देखो ये एरो क्यों लगाते हैं? ये होता है सेंस के लिए। और ये ए बी क्यों लिखा गया? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या ये? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में किसी को? फटाफट लिखिए सब चीजें, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी लिखिए फटाफट स्पीड से। हो गया जी? हो गया? सत्य आ गया? समझ में आई बात? ले रहे इस तरीके से रफ कर दूं? अब देखिए, अब क्या कहता है? ये कहता है, ध्यान समझ में गया? अब एक नोट वाली बात है, जो भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी
उस वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए आवश्यकता होती है 3D प्लेन की। किसकी होती है? 3D प्लेन। पर ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों भैया, कोई बताएगा? कि 3 दिशाएं, 2 दिशा में दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट और तीसरी जो होगी उसकी क्या दिखाएगी? दिशा। अगर आप एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो वाई जेड प्लेन बोल दो तो एक्स क्या दिखाएगी? दिशा। अगर वो एक्स वाई है तो उसका प्लेन होगा, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, 2 में तो दिखेगा डिस्प्लेसमेंट, तीसरी क्या दिखाएगी? उसकी दिशा। तो हमेशा इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है 3D प्लेन में होता है। ध्यान रही बात रहेगी। तो सीधी सी बात क्या, और आप दिशा की बात छोड़ दो, भैया एक बात ऐसी होगी नल टाइप से होगी। पर अगर बात करें तो किसी भी चीज को अगर आप वेक्टर कहते हो तो वेक्टर मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड हो। तो दिशा और मैग्नीट्यूड जो हमेशा रहेगा कॉम्बिनेशन, वो 3 दिशा में ही दिखेगा, 3 प्लेन में ही दिखेगा। 3 प्लेन 3 डायमेंशनल 3D। 3 डायमेंशनल क्या होता है? 3 दिशा से मेजरमेंट करना किसी भी चीज का, किसी भी चीज का 3 दिशा से मेजरमेंट करना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मान लो पंखा है, इसका एक टॉप है नीचे, तो ये 3 दिशा से जाएगा, एक ये रहा, एक ऐसा है और एक हाइट। LBH क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो हाइट से डायरेक्शन ना परपेंडिकुलर नीचे। तो मैंने क्या कहा? 3 दिशा है तो 2 तो किसकी लेंथ दिखाने के लिए एक्स प्लेन, तीसरी क्या होगी? उसकी एक्सिस होगी। तो प्लेन जो 3D पे बताते हैं वो क्या था? तीसरा हमेशा एक्सिस शो करता है और 2 डायरेक्शन लोकेशन बताता है उसकी। समझ में बात? समझ में आ रही? इसीलिए किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए 3D प्लेन की आवश्यकता होती है। हमने ये तो कहा कि एक एक्सिस शो करता है मतलब कि उसकी डायरेक्शन, और 2 लोकेशन वो 2D प्लेन में दिखती है। बात समझ आई किसी बात? अभी नहीं आई बात समझ में किसी को भी? क्लियर हुई ना ये बात? हाँ या ना? तो इसीलिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने की क्या जरूरत पड़ती है? 3D प्लेन की होती है। यहां तक बात क्लियर हुई है किसी को भी? अब यहाँ पे 2 टॉपिक पैदा रखे हैं, कौन सा? DCS और दूसरा डायरेक्शन रेशो। पर लेकिन उसे हम जानना चाहिए बाद में, पहले जानने उधर रखा तो मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। ये कहता है कि किसी भी वेक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है 3D। तो आप पढ़ के आए 3D प्लेन क्या होता है? जिसके अंदर 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। ये होगा आपके पास एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। हल्का इसका जान लो। और ये तीनों एक्सिस ऐसा होती है, जेड ऐसा होता है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड हमसे क्या होता है? उसके परपेंडिकुलर। वैसे तीनों एक दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। बात है नहीं? अब यहाँ पे कहते हैं कोई भी का वेक्टर है तो अगर वो यहाँ पे है या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी है तो उसके 3 ही कोऑर्डिनेट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स की दिशा में, एक वाई की और एक जेड की। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यानी कोई भी आपके पास कुछ भी क्वांटिटी है, कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो उसके यहाँ पे 3 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स की दिशा में और एक वाई की दिशा में और एक जेड की दिशा। ठीक है। अब भैया 3 कंपोनेंट होंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? तो मान लो मैं आपसे कहूंगा, मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये है OP, ये P पॉइंट है, तो इसके P के कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो इस OP वेक्टर को आप क्या बताओगे भैया? OP क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका x माइनस 0, y माइनस 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x दिशा में x यूनिट कंटेन करेगी, यानी इसका जो क्या हुआ? इंटरसेप्ट कहते हैं ना, इंटरसेप्ट वाला पार्ट। तो x दिशा पे कितना है? x, y दिशा पे y और z दिशा पे z। ये ऐसा होगा। समझ बात है किसी को भी? नहीं बस समझ में। जैसे हम बात करें यह सिस्टम, ये आपके पास प्लेन है y x z। अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे, ये तो तीनों मिलेगा, ये तीनों है, ये x पे भी काउंट होगा, z पे भी, और ये है बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, बात समझ में आई ना किसी को भी? ये बाहरी हिस्सा होगा तीनों का, जहां पे तीनों पॉइंट होते हैं। बाकी अगर यहाँ पर हो तो वो 2-2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझे ध्यान में क्या बोल रहा हूँ आपसे? तो मैंने आपसे कहा, मान लो आपके पास एक P पॉइंट है, बाहर तक दिखेगा x y z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि x पर इंटरसेप्ट, y पर इंटरसेप्ट, z पर इंटरसेप्ट, ये स्मॉल z। अब ये क्या है? जितना भी ये कोई भी वेक्टर किसी एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट है उसको बोलते हैं dr। क्या बोलते हैं? dr। तो इसका पहला पॉइंट आया जब हम किसी वेक्टर को दिखाते हैं 3D प्लेन पे, तो उसका पहला पॉइंट आएगा निकल क्या? dr। तो dr क्या होता है बात करते हैं। dr का मतलब होता है डायरेक्शन रेशो। तो ऐसे डायग्राम बनाना आपको भी, वेक्टर क्वांटिटी आ जा रही है 3D प्लेन में, 3D प्लेन का टॉपिक क्या होगा? dr। dr क्या है? डायरेक्शन रेशो। अब सुनो, डायरेक्शन मतलब क्या हुआ?
अगर ये P है तो समझ क्या हुआ कि ये से x रेशो y रेशो z रेशो डिवाइड कर रही है, मतलब ये जो है जा रहा है वो x रेशो y रेशो z रेशो दिशा में जा रहा है। क्यों? अब सोचो अगर मान लो रेशो कुछ अलग हुआ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। और जो इसकी रेशो मिल रही है, सॉरी जो डायरेक्शन मिल रही है वो इस रेशो का तो मिल रही है। नहीं बात सुनाई? जैसा मैं कहूं आपके सामने 2 रेशो 3 रेशो 4, x साथ 2 y साथ 3 z साथ 4। इस रेशो को आप गलत मत पढ़ लेना। इस रेशो मतलब क्या हुआ कि x पे 2 y पर 3 z पर 4, एक 4 इन पे इंटरसेक्ट कर रहा, z पर y पर 3 कर रहा है और x पर 2 कर रहा है। तो डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन तो पता चली ना, कोई वेक्टर है, कोई वो x से 2 डिस्टेंस 2 रख रहा है, y पर 3 रख रहा है, z पे 4, तो आप सॉल्यूशन बता पाओगे? तो जैसे मान लो पंखा लटका हुआ है, इसके बाद दिखाना, तो आप मान जैसे मान लो ये आपके पास x एक्सिस जैसे मान लो, y एक्सिस जैसे मान लो, x लेंथ होगी, y ब्रेथ, z ठीक है 3D हो गया। देखो 390 डिग्री पे देखो, और आप देखो यहां से ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, वो 3D प्लेन लोग इस तरीके तो है। ऐसे होंगे ये, मान लो पंखा लटका हुआ है, इधर लटका हुआ पंखा, ये ना नहीं पंखा, ये ऐसे दिख रहा है आपके सामने, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और ये नीचे ये तो पंखा लटका हुआ है ऐसे। देखो ध्यान से, यहां से कितनी लेंथ है 3, तो इस पर 3 तो कर रहा है इंटरसेप्ट। यहां देखो ये ओरिजिन है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। अब ठीक है, तो x पे कितना इंटरसेप्ट हुआ यहां से 3 मान लो, 2 मान लिया, ठीक है। अब ये ऐसा कितना कर रहा है, ये y तो इधर साइड में 3, तो 2y 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहां कितना कर रहा है 4 मान लो, तो 2 3 4, तो 2 कितना हुआ x पे इंटरसेप्ट, y पे 3 और z पे 4, तो इसलिए इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं 3। बात है नहीं? अगर ये इस दीवार पे तो बस x पे तो आया ना, दीवार पर तो यहां भी वही बात करता मैं, x और y हाइट का इसमें समझ नहीं बात, छत पे x y समझ बात नहीं। अगर यहाँ पॉइंट तो यहाँ पे तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पे बाहरी हिस्सा हो गया। बात समझ किसी को भी क्लियर है मेरी बात? क्लियर होगी मेरी बात समझ आई? तो किसी भी वेक्टर कोऑर्डिनेट चाहिए कितने 3D प्लेन में, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3D प्लेन में समझने सबसे पहले उसका पॉइंट है dr। क्या मतलब, जब कोई भी वेक्टर कितना इंटरसेप्ट करता है, कोई भी वेक्टर कितना इंटरसेप्ट करता है एक्सिस पे, उसका बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब मैंने तो इसके अंदर इंटरसेप्टेड पार्ट है ना, एन इंटरसेप्टेड पार्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस बाय एनी वेक्टर है ना, इज कॉल्ड dr ऑफ दैट वेक्टर। गलत नहीं क्या ना? तो यहां बहुत से लोग डायरेक्शन से इसलिए कहा गया रेशो के 2:3:4 है, 2:3:4 रेशो में भी जा रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को। तो बात तो हुई, तो उसकी डायरेक्शन तो इसी हिसाब से मिलेगी, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन तो उसके कंपोनेंट के हिसाब से मिलेगी या अलग से मिल जाएगी, तो डायरेक्शन जो है वो इसके हिसाब से मिलेगी, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा डीसीएस क्या है? सही बात है। अगर आप किसी भी वेक्टर को 3D प्लेन में दिखाते हैं तो वहां 2 पॉइंट आएंगे, पहला dr ये रहा, दूसरा पॉइंट dcs, वो मैं आपको यहां लिखा रहा हूं। क्लियर मेरी बात? तो 2 पॉइंट आएंगे पहले आपको समझने के लिए। कितने आएंगे? 2 पॉइंट। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तीसरा क्या आएगा? रिप्रेजेंटेशन, वो है थोड़ी देर में बताऊंगा, इसलिए ध्यान समझना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपके पास दूसरा पॉइंट क्या है? डीसीएस। ये डीसीएस क्या है, सर आपसे बात करते हैं। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। एक सिस्टम भैया, जब कोई भी वेक्टर होगा तो वो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा, तो एंगल तो 300 बनाएगा ना, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी और बनाएगा। ये होगा वाई के साथ, ये होगा एक्स साथ, अलग दिखाने से, ठीक है, आए ना। अब लेकिन फिर नाम डायरेक्शन कोसाइन क्यों रखा, कोसाइन क्यों लिया गया? देखो
हमेशा एंगल दो तरीके से बनते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन एंगल और एक होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सुना कभी इंक्लिनेशन? झुकाव। तो झुकाव के लिए एक होते हैं फिक्स और एक होती है मूविंग लाइन। सुना होगा, ये मूविंग है, ये क्या है? फिक्स। ये क्या है? मूविंग लाइन। तो ये लाइन घूमती है, तो जितना रोटेशन करते हैं इसको बोलते हैं आप इसका इंक्लिनेशन, झुकाव। एक होता है इंटरसेक्शन, दो लाइन कट करनी है, ये एक लाइन होगी, लाइन ये होगी, तो दोनों मूव करती हैं। इनके बीच में एंगल जो बनता है वो क्या बनता है? इंटरसेक्शन एंगल। यहाँ कोई एक्सिस नहीं होती, यहाँ जो फिक्स रहती है उसको बोलते हैं एक्सिस, और ये हमेशा काउंट होती है बेस। और यहाँ कोई पॉइंट है और आप इसे डालते हैं तो ये होता है उसका परपेंडिकुलर। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होगी? बस में। अब आप जब ये दे रखा है कि कोई वेक्टर एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है मैं यहां मिला दूं तो ये एक्स तो इंटरसेप्ट हुआ, आपके पास बेस है और ये हाइपोटेनस भी दोगी लेंथ। जब कोई वेक्टर लेंथ निकल जाएगी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये मान लो आर है, कितनी है? आर। तो आपके पास बेस भी है और ये भी है, तो ऐसा कोई भी एक वेक्टर जो अपने बेस साथ एंगल बनाए तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हमेशा कोस बना होगा या साइन सुना कभी? तो एंगल तो बेस साथ बना रही है। अब कौन सी डिनोटिव क्वांटिटी जो बेस साथ एंगल दिखाती हो वो कोसिक होती है, बेस अपॉन। तो कोई भी वेक्टर अपने बेस साथ बनाएगा एंगल, बेस मतलब अपनी एक्सिस, और जब एक्सिस का जिक्र होगा तो वहां क्या होगा? कोसाइन, यानी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ साइन, यानी कि ये अपने बेस का एंगल दिखाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन मतलब क्या? एंगल कि वेक्टर कितना एंगल भाई कोसाइन के लिए कि वो अपनी एक्सिस के साथ, कोसाइन मतलब क्या? अपनी एक्सिस के साथ। तो कोई भी वेक्टर जो अपनी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। नहीं बस समझ में? डी से समझ में आया? यानी कोई भी वेक्टर अपनी एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाएगा उसका बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मान लो ये एंगल है अल्फा और ये बीटा, ये मैंने पहले कहा ये जेड ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे बनता है एंगल। तो जो भी ये वेक्टर अपनी एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको आप क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कुछ क्लियर यहां तक बात? तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं मैं समझाऊंगा आपको, पहले तक क्लियर है? डायग्राम दिखा दो क्वेश्चन। रेड पार्टी कहां शो होती है? 3D प्लेन में। 3D प्लेन शो होगी तो उसमें दो चीज होगी, dr और एक dc। dr मतलब डायरेक्शन रेशो, dc मतलब डायरेक्शन कोसाइन। अभी बताएंगे इसके बारे में। हो गया? हो गया? रखा दो। हो गया? कोई दिक्कत? लिखे डायरेक्शन कोसाइन, लिखे डायरेक्शन कोसाइन, लिखे आ एंगल inclined by
vector with the axis x, y and z. क्या बोला? An inclination of any vector with x, y, z and z is called direction cosine. या लेना are called direction cosine of this vector, and it is represented by L, M and N. मेरी बात सुनाई किसी को? An inclination of any vector, an inclination of any vector with x, y and z axis are called direction cosine of this vector, of this vector. बात समझ आई? And it is denoted by या represented by L, M and N. कोई दिक्कत तो ना? हाँ या ना? अब निकालते कैसे निकलते हैं, ठीक है? अब जो देखें कैसे निकलता है इधर। बहुत ध्यान समझना चाहिए कैसे कैसे निकलते हैं। आइए जा देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपसे कहा क्या करना होगा, आपको 3D दिखाना होगा। ये ठीक है। आपके पास है कोई वेक्टर यानी कोई पॉइंटर P, जिसके परसेंटेज कितने होंगे? x, y, z होंगे। तो ये होगा आपके पास x, y, z। बता लिखा मैंने। तो अगर मैं कह दूं DCS for x एक्सिस, किसके लिए भाई? तीन होंगे इसके, x, y, z, यानी x साथ कितना एंगल, y साथ कितना एंगल, z साथ कितना एंगल। तो पहले बात कर दो फॉर x एक्सिस, क्या होता है उसका L। तो मैंने कहा था कि मान लो ये x कितना एंगल आ रहा, अल्फा। तो अब आप देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं यहां से ऐसे डालूं परपेंडिकुलर, तो तुम्हें ये तो पता है x होगा इंटरसेप्ट, ये कितनी होगी r होगी, हाँ है ना? लेंथ तो r ही होगी। r का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ओरिजिन है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पता कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। समझ बात नहीं? नहीं समझे? अब लेंथ तो ये होगी यार, हैं? क्या मेरी बात गलत है? ये तो लेंथ, तो इसको हम कह सकते हैं, इधर लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन सा एंगल जिसमें ये और ये हो, कोस। तो यहां से इक्वल टू यानी कोस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है इसका, पहली निकल रहा है L। 4 y एक्सिस कैसे लिखा हूं भैया? देखो अगर आपको पता हो तो y एक्सिस के लिए इसको नहीं ये तो होगा। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं, डायग्राम में चला दो दोबारा। यहाँ तो x, यहाँ तो y, यहाँ तो z, कोई दिक्कत तो ना? अब यहाँ पॉइंट आपके पास P पॉइंट, ये हो गया OP। तो इसके पॉइंट कितने हैं? x, y, तो y पे तो y होगा पॉइंट, ये होगी लेंथ कितनी? ये तो r ही रहेगा भैया। मैंने कहा तो ना कहा, बताओ। तो अगर मैं बात करूं 4y, जिसमें ये और ये आता हो, एंगल तो ये होगा कितना? बीटा, याद है? तो यहां से इसको बोलते हैं m, यहाँ होगा कोस बीटा, ये होगा कितना? गलत तो लिखा? सिमिलरली अब है लेना x यहाँ y यहाँ z, जिससे आप इजीली निकाल सको, क्योंकि आप दिखा नहीं पाओ ना, तो ये ऐसा बनेगा z। तो यहाँ कैसे क्वेश्चन पड़ेगा यहाँ पर सामने, बात ध्यान आएगी। तो सिमिलरली फॉर z एक्सिस क्या लिखोगे बताओ जरा? n इक्वल टू cos गामा लोगे, 30 सेकंड तो गामा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई दिक्कत तो ना? दैट इज द DCS ऑफ एनी वेक्टर। इसको आप x अपॉन r बोल सकते हैं, ठीक है? इसको y अपॉन r, इसको z अपॉन r,
ठीक है। और बहुत से देखते हैं एक्स अपॉन इसको मान लिया आपने ए वेक्टर बोल रखा, तो यह मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो होता लेंथ। अगर a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड किया, x कोमा वाई कोमा जेड से कॉम्पोनेंट है, तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा उसका। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे इस तरह y अपॉन और यहाँ z अपॉन कब व्हेन x y z आर द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। सही बात है, कोई दिक्कत तो बात नहीं, समझ में आई बात है किसी को? डी से समझ में आए, डी से समझ में आए पक्का। यानी एंगल तो एक्स साथ एंगल कितना, ये वाई साथ एंगल कितना, ये रहा, और जेड साथ एंगल ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं समझ किसी को भी? स्पीड से फिर आगे बढ़ता हूँ। हो गया भाई? परीक्षा समझ में मेरी बातें सबसे ऊपर जा रही है हैं? इसमें थोड़ी सी स्पीड से करके आपको आता होगा सब, ये आता है कुछ ऐसा है? अबे है बताया होगा तो फिजिक्स में 11th क्लास में। हां जी भैया बस तो सही गलत कर रहा हूं मैं? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? पक्का डन, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट तो बताओ, अगर मेरी बात में कोई डाउट तो बताओ। क्लियर है? पक्का तो सकता हूँ, बताओ कोई इसमें कोई ऐसी बात तो भैया नहीं समझ में आ रही, मैं रिपीट कर दूंगा। कोई ऐसी बात? प्रकाश जी बताओ, सब क्लियर है? टफ कर दूं? डरा दिया यार। कर दिया हम लोग है? अब देखिए इसमें आता है रिलेशन। क्या था जी? रिलेशन। ध्यान समझाइएगा। टॉपिक है जी रिलेशन बिटवीन डीसीएस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डीसीएस। ये कहता है इफ एल एम एंड एन आर डीसीएस ऑफ एनी वेक्टर ए, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? ये आपका रिलेशन होता है भाई डीसीएस में। ठीक है, पर क्यों होता है ये प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो एल की वैल्यू कितनी होती है? सही बात है, इस पर और इसका कर दूं वाई की, एम की, सही बात है, इसका होल स्क्वायर कर दूं, इसकी
गलत लिखा मैंने? नहीं भैया। खोल दो इसका। ये मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा इसमें। मैंने तो लिख दिया, तीनों का एल्सियम सेम है, कितना मिला? कितना आएगा? तो लिखा, समझ में आ गया? तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, तो लिख दिया भैया। 100% क्लियर है? पक्का? चले आगे, नोट कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन बन जाता है ये कहता है इफ कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो इसको प्रूफ कैसे? यहाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। उन तीनों को जाओ इधर जाकर बस हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ कर दो 1 प्लस 1 प्लस 3 में इधर आ गया तो ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ये होमवर्क है आपके लिए। क्या है ये? होमवर्क। ठीक है, हाँ है ना? तो वेक्टर देखे 3D के अंदर कैसे बनेगा? तो 3D के अंदर होगा तो उसके यहाँ पे दो चीज होगी, तो उसके dr और एक dcs, डायरेक्शन कोसाइन। अब बात करते हैं इनके नेचर्स, यानी कि कैसे होते हैं वेक्टर। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। और जल्दी फटाफट, तो समझ में आ रही है? मैं बस अपना आप ही गालबजाई सी कर रहा हूँ, है? नहीं आ रही? कम कम आ रही है? हैं? पूरी आ रही है? इसमें कैसी आ रही है बात समझ में? पूरी आ रही है? पूरी पक्का है? हम बे चलो, तो तुम क्या है मान लिया हमने, हम बे है। चलो, समझ आ रही कुछ? पूरी ये सब तो समझ में आ रही है? पूरी आ रही है? तो भी कहते हम बे। कैसा कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो? लीलावती में। सही तो नाम मैंने लीलावती सही कह दिया, बोल भी कैसे गया तुमको? कहता है महताई के स्कूल में है। हो गया भैया? चले देखो, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का? चलो रफ कर दो इसको, ट्रांसलेट कर दूं अब तुम्हें, ठीक है? बस देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तुम मत करो, तुम करोगे मजाक फिर मामला खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है? यानी कि वेक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्यों भैया क्या कह रहा? कैसे भी हो हमें क्या लेना? चलो ये भी देख लो क्या हो गया। पहला है जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर। देखो पढ़ने का आसान, याद है आसान तरीका पढ़ने का और आसान। जीरो क्या होती है? क्वांटिटी तो है। जीरो जब एक क्वांटिटी है तो ये लेंथ को या मैग्नीट्यूड तो स्टेप्स है, तो ये तो एक मैग्नीट्यूड तो हुई। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। उसे क्या कहेंगे आप? क्लियर हुआ? अब ये कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कब? जब जैसे मान लो ए से बी जाते हैं आप, ए से बी और डिस्प्लेसमेंट था ना, अगर मैं कह दूं ए भी यही है बी भी यही है
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो सिस्टम क्या कहलाएगा वो? जीरो वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ? कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, उसको आप क्या बोलते हो? जीरो वेक्टर। या भी बोलते हैं ए वेक्टर विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर सेम, देन सच टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। लिख लो अपना फटाफट। जल्दी लिख लो फटाफट। वेव की डायरेक्शन का बहुत लगती है। किसकी? जैसे वहीं शुरू हो गया वहीं खत्म होगा। अभी तो बताएगा वो जीरो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कहेगा दो पॉइंट यही है, तो ए टू बी तो कहेगा या बी टू ए कहेगा? तो एक पोजीशन वेक्टर ही हो गया। तो लेकिन जब दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होगी? फिर बेस की डायरेक्शन क्यों नहीं होगी? बताओ पहले, अच्छा बताओ। हाँ हाँ, तो मैं तुम एक ही कर बताओ पहले। इसमें ये पूछूंगा मैं, इनको थोड़ा समझ सकता है एक बार। भैया ये भी एक जगह है तो फिर ए बी एक जगह है, फिर है जब उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करना होगा। मुझे तो तू एक जगह है, ठीक है, बैठ जा मेरे साथ, बैठ जा से पास बैठ। अब जब मुझे बता, क्या मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं यस से विद्युत की बात कर रहा हूँ, विद्युत यस से बात कर रहा हूँ? कहूंगा नहीं कहूंगा? तो डायरेक्शन आएगी या नहीं आएगी? चाहे जल पीना हो, नहीं कहूंगा, बता जरा। फिर तू तो वगैरह बिना है, अब तो एक जगह हो गया था। अब तो बताओ तुषार भैया, बताओ देव बाबू, कोई दिक्कत? अब क्लियर है? कोई दिक्कत? पहली बात, अगर आप में सेंस हो खुद बताओ। मैं पहले कह रहा हूं दो पॉइंट, तो दो पॉइंट अगर एक जगह भी है तो काउंट करो ना, ए टू बी या बी टू ए, यानी क्या हो गए? बताओ पहले। तो दो पॉइंट आ गया ना, तो जब दो पॉइंट आ गया तो उसका मतलब क्या? वहां पर बात आएगी किसकी? डायरेक्शन की। तो सेंस होगा पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉल छाली, फिर वापस से ए पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। गया था ए से बी, वापस आ गया, जीरो तो भी तो गया। ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ए से बी जाने वाली। अब वो तो करो ए से बी कहूंगा, पर लेकिन बी पर रुका नहीं ना, वो यहां आगे गिर गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। समझे बात नहीं? अब क्लियर की बात इसमें क्या है नहीं आई बताओ? अगर हम दोनों एक जगह बिठा भी दे तब भी तो बात होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। अब क्लियर मेरी बात या भी डाउट है? नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। अब देखो क्या कहता, यूनिट भी क्या लिखते हैं आपको एक बार बताओ। इसका क्या है, क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब वेक्टर तो सेंस है, तो सेंस यहाँ भी है। पहली बात, अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम गधे वाली बात यहाँ करते हो। जब मैं लिखा जीरो वेक्टर, तो वेक्टर तो उसने पहले बोल रखा अपना आप ही सेंस होगा। पर मैं फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, क्या करूँ? काइंड हार्ट, बड़ी दिल की बात है, नहीं हो तो पूछते ना हो। क्यों राम बाबू? ओ देव बाबू चलो राम बाबू सही, क्या हो गया? यूनिट मतलब क्वांटिटी। वहां तो गलती गलत पड़ के आ यार, सही भी गलत क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। चलो कोई बात तो राम बाबू, कौन सॉरी देव बाबू भैया। यूनिट मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी मतलब अब यू भी क्या देगा भैया? यू का देव बाबू सही ना, क्या नाम है? यस बाबू। जब यूनिटी क्या हो गया, मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया? यूनिटी मतलब वन हो गया, तो उस वेक्टर क्या कहेंगे आप? यूनिट वेक्टर। अब कहते भैया यू कैसे होएगा? अब कैसे होएगा बताओ? होगा मतलब लेंथ वन होगी ना, समझाई बात नहीं? इसका लेंथ कितनी आई निकल के? वन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है समझ में? नेक्स्ट तीसरा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल एक जो साउंड सुना देता है आपको, इक्वल मतलब क्या था? सेम सेम। तो यहाँ पे जो इक्वल का मतलब एक साउंड सुना दिया सेम, और लेकिन सेम तो दो चीज में होता है, या सेंस की बात हो रही होगी, कंफ्यूजन वाली बात है, और या फिर लेंथ की बात हो रही होगी। हाँ है ना भाई? इक्वल इसका मतलब सेम, सेम का सेंस मतलब देखो सेम कहां होता है? सेंस सकती है और लेंथ भी। तो मतलब क्या हुआ? अगर ये सेंस की बात भी कर दे और लेंथ की बात भी कर दे तभी तो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। तो कोई भी दो ऐसे वेक्टर, तो यानी कि इक्वलिटी मतलब हो गया कंपेरिजन आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है? कंपेरिजन। तो कोई भी दो वेक्टर की बात होगी यहाँ पे, तो दो वेक्टर यानी कि यहाँ वर्ड आ गए कंपेरिजन। क्या हो गया यहाँ पे? कंपेरिजन। कंपेयर होगी तो कंपेयर दो वेक्टर चाहिए, तो कोई भी दो ऐसे वेक्टर जिनके कंपोनेंट बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे के ऐसी हो, मतलब सेंस भी सेम हो,
तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट इसके होंगे, जितना इंटरसेप्ट एक वेक्टर का उतना ही दूसरा वेक्टर भी करे, तो एक को वेक्टर कहलाएंगे। नहीं हो समझ में? ये लिख लिया आपने वेक्टर, लिख लिया। अब वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट का इक्वल वेक्टर्स लिखो यहाँ, यानी कि if we have two vector A and B, then these vector are equal vector if they have same components। कंपोनेंट तो जानते हो ना, सेम dr, सही बात है, सेम dr, क्योंकि dr से मतलब क्या होगा, सेंस भी सेम निकल कर जाएगी और लेंथ भी। यहाँ सेम मतलब क्या हो गया, सेम dr होंगे। क्लियर है मेरी बात? नहीं है बात समझ में? भी बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है समझ में? है कोई डाउट वाली बात, कोई टेंशन नहीं, समझ में आ रही है? राम बाबू को देव बाबू कोई क्वेश्चन? नहीं हुआ। चलो तो 2 चाय ले आओ, चलो ठीक है। कोई दिक्कत? रफ कर दें, रफ कर दें, चला लाइन रिपीट करना, इक्वल वेक्टर की लिखना क्या है? हाँ जी। लाइन If we have two vector A and B, then these vector are equal vector if their dr are same। ठीक है, if their dr are same। चौदह डायग्राम होगा, आपको याद आएगा शॉर्ट नोट से ही, तो समझ आएगा। सेम मतलब सेंस और लेंथ, और ये सेम कब होगा, जब dr सेम होंगे। ये आपके डायग्राम हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सही है? क्या कह रहा भैया, इसमें दोनों एक जगह बिठा दो जीरो वेक्टर में। चलो रफ कर दे, रफ कर दो। नेक्स्ट ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं सबको? नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव नेगेटिव तुम्हें क्या दिखता है, ये वर्ड क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्शन यानी कि सेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई, सेंस। क्योंकि नेगेटिव ऐसा क्या हो सकता है, क्वांटिटी होती है, पर लेकिन क्वांटिटी नेगेटिव होती है, लेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो ये क्या दिखाता है, सेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंस अपोजिट होगा, और लेकिन सेंस अपोजिट होता है, और लेकिन लेंथ तो ये लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कोई एक ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शन तो अपोजिट रखता हो पर लेंथ समझ बात नहीं? हाँ या ना? नहीं बात समझ किसी होगी। अगर आपके पास देखो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, तुम्हें कैसे वेक्टर पता है कैसे लिखते हैं? मान लीजिए वेक्टर ए है, आई प्लस जे प्लस, वैसे ऐसे क्यों लिखते हैं प्रूफ कराऊंगा मैं थोड़ी देर में, ये प्रूफ कराऊंगा ऐसे क्यों लिखा गया, पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बता रहा भी आपको। अगर मैं यहाँ पे माइनस ए कर दूं तो यहाँ क्या मिलेगा, ए दूसरा वेक्टर मिलेगा माइनस आई, इसका बी वेक्टर बोल सकते हो क्या? तो आप क्या बोलोगे, बी क्या है, ए का अपोजिट है नहीं है, पर लेकिन लेंथ देख लो, बी मैग्नीट्यूड तो 3 और √3 आएगा, इसका भी, और लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। समझ में आया? इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, then b vector is a negative vector of vector a if this vector have a equal magnitude or like a but sense is opposite। समझ बात नहीं? नहीं समझ बात अपनी, यानी कोई भी दो वेक्टर आपके पास है और बी, क्योंकि नेगेटिव के लिए कंपेयर यूज करनी पड़ेगी, तो वो उसका नेगेटिव कहलाएगा जब लेंथ तो सेम रखता हो, ये आपको पता है, लेंथ तो सेम रखता हो बट सेंस क्या हो गया, अपोजिट। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब क्या है, लेंथ सेम होगी पर लेकिन सेंस अपोजिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में? समझ में आ गया? हाँ या ना? कोई दिक्कत? लिख लोगे? मैं लिखाऊं? लिखो, क्या लिखा सुना भाई, क्या नाम है तेरा, आदर्श, क्या लिखा? क्या लिखोगे बताओ जरा, आदर्श पे लिखो, क्या जवाब दो, चलो हाँ क्या लिखोगे? If two vectors have same length but sense is opposite, it's called negative vector। दोनों वेक्टर नेगेटिव हो जाएंगे, क्या लिखोगे? ये सब तुम बताओ। Such vector which have same length but opposite direction is known as negative vector।
क्या इंग्लिश है लीलावती? चलो तुम बताओ। If vector A and B is a negative vector, if magnitude of B vector is same as A but direction is opposite. चलो और कोई देखो, तीन ऐसे तुम बताओ। If two vectors are equal in length but opposite in direction. ये तो सब यही कह रहे। चलिए मैं बोलता हूँ, लिखिए। If we have two vector A and B, then vector B is called negative vector of vector A. Then vector B is called negative vector of vector A. A का नेगेटिव क्या लाएगा ना? मैंने जो बताया कि नेगेटिव मतलब क्या, कंपेयर करनी पड़ेगी ना। ऑफ नेगेटिव है ना, B is a negative vector of vector A if vector B have equal magnitude किसके जी? as vector A but sense is opposite या in opposite direction। सही बात है। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक A और एक B, तो B A का नेगेटिव कहलाएगा कब? जब लेंथ तो सेम रखता हो पर डायरेक्शन। समझ नहीं बात? आपको दो वेक्टर दिखाने पड़ेंगे लिख के, ठीक है? रफ कर दूं, ना लिख पाए क्यों? कौन कौन लिख पाए, कौन कौन नहीं लिख पाए? सभी को देख लूं, सभी लिख लिया? और जो लिख लिया लिख लेगा। चल सबको क्या बात की? नेक्स्ट आता आपके पास कोइनिशियल वेक्टर। क्या आता भैया? कोइनिशियल, ठीक है भैया? नाम में समझो ध्यान से। वैसे तो साइंस की बात है, ये तो साइंस हो गए, पहले वेक्टर तो हो गए होंगे। तो यहाँ पे वेक्टर कोइनिशियल दो वेक्टर बात हो, ध्यान से इसे पकड़ लो। इसका तो दो सेंस बनते हैं। को मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग। क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग। और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। लेकिन किसका स्टार्टिंग पॉइंट? किसी वेक्टर का। तो क्या कोई भी आपके पास एक वेक्टर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ होगा, तो जो उससे कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर है उसका भी पॉइंट क्या हो? यानी कि बोथ वेक्टर हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। नहीं समझ आता आपकी? अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, एक मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये O है, तो OA कितना होगा? A वेक्टर। OB कितना हो गया? ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसे दो वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हो उसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या गलत लिखा? उसमें नई बात नहीं, नया समझ। तो कोइनिशियल, ईशा मतलब पढ़ा पढ़ो इस इनिशियल को। ईशा मतलब क्या हुआ? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट किसी का तो होगा। अब को मतलब कोरस्पॉन्डिंग, तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा वेक्टर होगा उसका भी क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। समझे बात नहीं? तो क्या लिखोगे? इफ वी हैव टू वेक्टर A एंड B, if we have two vector A and B, then these vector are conical vector. Then these vectors are conical vector if and only if they have same starting point. ठीक है? They have same starting point. अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट है भैया, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है क्या है ये? कोलिनियर वेक्टर। अब ये ध्यान समझिए भैया, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर, देखो नाम से आता, देखो वेक्टर तो अलग बात है, कोलिनियर दो वेक्टर की बात हो रही होगी। और वेक्टर यहाँ लिखो, वेक्टर से लेना है कोलिनियर वेक्टर। तो वेक्टर तो अलग होगा, सेंस तो पहले से गिवन है कि सेंसिबल तो होंगे ही, सेंसिबल तो यहाँ आ जाओ। फिर वही बात, कोलिनियर को मतलब कोरेस्पोंडिंग यानी साथ वाला उसके। लीनियर मतलब एक रेखीय।
यानी एक लाइन में हो। मान लो एक वेक्टर लीनियर वेक्टर है, लीनियर मतलब एक रेखीय, तो उसके साथ वाला भी एक रेखीय ही होगा। मतलब लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है? सेम पावर। लीनियर, हाँ रेखीय यानी एक रेखा में। हाँ सही बताया उसने, मतलब तुमको तो बताया ना क्या आसपास सारे पे क्यों भाई चला गया। रेखीय होता ही है, लीनियर मतलब और तुम इसको नहीं, तुमने पढ़ी लीनियर इक्वेशन पढ़ी किसी ने? क्या होती है लीनियर इक्वेशन? ax plus by plus बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है? हाँ जो एक लाइन शो करती हो, लाइन। रेखा मतलब होता है लाइन, जो एक लाइन शो करती हो। जो लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वन प्लस सी इक्वल टू 0, आप उसको डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन शो करेगी। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक यानी एक्सिस का तो कर्व बनाती है, जिसे आप द्विपद बोलते हो हिंदी में, और वो क्या होता है वहां पर आप बोलते हैं वक्र, यानी कर्व बनेगा इसमें। तो ये जो दिक्कत है, तुम जो सीबीएसई बोर्ड में हो ना, तुम आता कुछ ना बस हंसना जानो तुम एक चीज पे, तुम्हें तो इंग्लिश ही आती, अभी पूछा तो मैंने, और ना हिंदी आती। बस जो चीज पढ़ेगा बस इतना है। बाकी से पूछा बस इंग्लिश बोल दी, उसे क्या पता उसका मतलब क्या, बोल दिया बस। तो तुम्हें ना तो हिंदी पता ना इंग्लिश पता, इसके तुम्हें किसी नॉलेज भी तो ना है। सही बात तो यही है, तो नॉलेज है क्या नहीं। अब तुम्हें बता दी मैंने बात, अभी तुम्हारी लड़ाई हो जाए कोई, अभी इंग्लिश से तुम गाली देने मैं थोड़ा है मजा कमाओ है। लड़ाई होएगी तो तुमने नहीं पता बदतमीजी इडियट बात में वो तो चिचिया देगा तो चला हाथ दे देगा। तो मजा कब आता है जब भी रीजनल लैंग्वेज पता हो। तो सीधी बात है, जब तक तुम्हें इसका मतलब पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे बताओगे। इसलिए तो बताते ना, तुम कभी देखना कोई जो अच्छा टीचर होगा, जो अच्छे लेवल पे होंगे, हम तो कुछ भी ना करें, टुच्चे आदमी थोड़े से पढ़ा रहे 2-4 बाल को, जो अच्छे आदमी होगा वही पढ़ा ज्यादा पढ़ा हुआ, क्यों? उसे हिंदी भी पता है, उसे इंग्लिश भी पता है, वही तुम्हें इसके अंदर तक खाने का पता है ये टॉपिक है क्या। अब तुम सोचो जब तुम इंग्लिश में सारी चीज पढ़ ली, ठीक है, हिंदी तुम उसे जानते नहीं। ट्रांसफॉर्मर है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई ट्रांसफॉर्मर, जी ट्रांसफॉर्मर है, पर है क्या? क्यों पढ़ रहे हो इसे? क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? बिजली बनाता ट्वेल्थ में आ गया। अब सब प्रतिरोधकता बोलते हैं, वो लाइट को कम करता है, वोल्टेज को। देख लो 12th में आ गई, ट्रांसफॉर्मर करा लाइट बना हुआ है। देख लो हिंदी वो है प्रतिरोधकता, मतलब रोधक यानी कि रोकने वाला, समझ बात नहीं? हाँ रेजिस्टेंस। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पता हो, बताओ किसी मीनिंग उसका। लौंडे भाषा देखे बता, उसे नहीं क्या कहती, सुबह उसे देखा ना गई, तुम तो समझते। चलिए तेरा सपोर्ट करा इसलिए सजाया था मैंने, ठीक है। चला जा कोलिनियर वेक्टर, तो लीनियर मतलब होता है एक रेखा। तो जैसा आपने लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? जिसका अगर आप डायग्राम बनाए तो एक लाइन शो करती हो, तो लीनियर मतलब एक लाइन होता है। तो लो मैं तो इंग्लिश में लिख दूंगा, तुम अंग्रेजी ज्यादा हो रहे हो, अ लाइन। तो लाइन मतलब ऐसी होगी, तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग है, जो दूसरा वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग, तो ये वेक्टर मतलब ना वो भी एक लाइन ही हो। पर लेकिन यहाँ पे दो चीज होगी, जब वो लाइन होगी तो लाइन तो ऐसी भी हो सकती है, तो लाइन होगी तो पैरेलल होगी, ये बात सही है। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट में बोलता तो उसके साथ वाली में एक लाइन होगी, तो कोरस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ वाली मतलब उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग सेम होगी, तो वो क्या होगी? पैरेलल। तो पैरेलल हो सकती है इसके डायरेक्शन में हो और इसके और लेंथ में छोटी बड़ी हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां बोलेंगे कि b इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा ए वेक्टर। यहां लैम्डा क्या दिखाता है? प्लस माइनस। अगर ये प्लस हुआ, हाँ आप कह सकते हो कि भैया इक्वल वेक्टर कोलिनियर है, हाँ एक लाइन पे होंगे। नेगेटिव कोलिनियर, हाँ होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पर होंगे तो कोलिनियर। समझ बात नहीं? और लैम्डा मतलब कोई वैल्यू सकती है 1/2, यानी इसका हाफ। लाइन छोटी कर देगा, इसकी दुगनी कर देगा, 2 से इंटू कर दो। ये वैसे टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगा दोबारा है, कहां पे? जब इसके मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा विद वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी दो वेक्टर अगर हमारे पास है ए और बी, तो बी कोलिनियर कहलाएगा ए का, जब वो ए के क्या हो? लैम्डा टाइम्स मल्टीपल हो।
लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ पे लैम्डा से दो चीज बनती है, प्लस माइनस, यानी सेंस अपोजिट हो सकता है, अपोजिट मतलब नेगेटिव तो हुआ, और सेम हो सकता है। अंग्रेज देखो अंग्रेज बोर्ड में पढ़े हुए, अब मैंने अपोज बोला, अब तो इंग्लिश ही बोली थी मैंने, अपोज नेगेटिव कह रहा। वो ये बात है कि एक बल्ब गिर गया, याद है मतलब पहले पूछ रहे थे कि एक एरोप्लेन जा रहा है, एक बंदा वो एरोप्लेन उड़ा रहा, वो गिर गया, उसका जो एक बल्ब अलग जगह पड़ा, पर वो अब भी बंद और ऑफ हो रहा, बंद और ऑफ हो रहा, बंद और ऑफ हो रहा, बताओ ऐसा क्यों है? बंद और ऑफ तो वगैरह मतलब एक सिस्टम है, काट उड़ रहा होगा सब है, तो बंद और ऑफ पता ही ना। तो ये है बी इक्वल टू लैम्डा है, तो यहाँ पे लैम्डा मतलब क्या हुआ कि इसमें सेंस तो दो बनेंगे, नेगेटिव और सेम, नेगेटिव और सेम। अपोजिट, अब मैं अपोजिट कहा तो नेगेटिव बोल दे, मैं चलो नेगेटिव बोल दूं, अब वो अपोजिट कह रहा, क्या जिंदगी जियोगे तुम? 10,000। अब क्या बोल लूं, तो नेगेटिव बोलूं या अपोजिट बोलूं? नेगेटिव और सेम, ठीक है। और लेंथ सेम भी सकती है, ज्यादा भी सकती है, डिफरेंस भी बोल सकते हो, हाँ डिफरेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। बात ध्यान रखिएगी। समझा कोलिनियर, कोलिनियर मतलब कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, यानी उसके साथ वाली लाइन, तो उसके साथ वाली मतलब उसी बिहेवियर में होनी चाहिए, यानी उसके पैरेलल। बात ध्यान रखिएगी, कोई दिक्कत होना है, मेरी बात नहीं, हाँ या ना, ध्यान यहाँ तक मैटर। तो लिखिए, इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, विश्वास ना तुम लिख पाओगे, लिखिए, इफ वी हैव टू वेक्टर A and B, then vector B is a collinear vector of A. गाना सुन रहा बाहर। Then vector B is a collinear vector of vector A if B is equal to lambda A. Next लिखिए, B is equal to lambda A. Where lambda is any constant quantity, और यहां पे देना लैम्डा से सेंस, और यहां देना लेंथ, यहां लेंथ भी दो होंगी ऐसे, और सेंस भी दो होंगे, कैसे? सेम और अपोजिट, लेंथ भी एक तो सेम सकती है या डिफरेंट सकती है, यहां अपोजिट कौन लिखिएगा दो, ठीक है। लैम्डा से यहाँ पे दो चीज बनती है, ये सेंस भी दिखाएगा और लेंथ भी बताएगा, और सेंस दो होंगी, सेम और अपोजिट, ठीक है, और लेंथ भी दो होंगी, सेम और डिफरेंट। बी और ए के बीच में एंगल 0 या 180 होता है क्या? बोलो, बी और ए के बीच में जो एंगल होगा वो 0 और 180 तो इसके अलावा कौन सा हो सके? मैं पेपर में ये लिखा, सर ने पढ़ लिया। वही तुम्हारी बुद्धि की बात है ना, तुमने वहां पूछा ना 0 180 दिखाना, पूछा किसी ने वहां? फिर अगर हो तो तुम्हें 0 खुद बोलता 0 180, मैं बोल रहा था कुछ, मैंने क्या बोला? बी इक्वल टू, अब तेरी बात क्यों काटती है? जब तू कहेगा 0 180, फिर लेंथ को बताएगा, वहां पे लेंथ को बताएगा, सर ने काट दिया। यहाँ दिखना तो यहाँ तो लिखी हुई है, छरना काट दिया, छरना काट दिया, बता जब अच्छी चीज लिखेगा तो काटते नहीं, और क्या करेगा? समझ बात है किसी को? चलो होगी बात, डन, चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं क्या आगे? ये आपका 10.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कल आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा जिक्र करते हैं उसका हल्का सा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर के बारे में, ठीक है। और फिर कल ही जिक्र करेंगे आगे, तो आगे प्लानिंग नहीं करते, तो पहले थोड़ा सा बताते हैं। आपका 10.1 खुद करके लगानी है, 10.1 खुद करके लगानी है, हल्का सा पढ़ा 10.2 के बारे में। .2 में क्या है वो जरा बात करते हैं आपसे। 10.2 क्या है, ठीक है। ये टॉपिक में आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या टॉपिक है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। मतलब कि दो वेक्टर का जोड़,
पर लेकिन जो दो वेक्टर जोड़ वो दिखाता क्या है, इस कारण से बात करते हैं। तो सुन लो ध्यान से, जब भी कहीं जोड़ की बात आती है तो वो हमेशा क्या शो करती है, क्या बताओ क्या करती है? वेरी गुड, रिजल्टेंट शो करती है। आप देखो, आपके अगर मैं कहूंगा टोटल मार्क्स मिलने हैं हाफ अर्ली प्लस एनुअल, तो आप क्या बोलते हो? टोटल रिजल्ट, रिजल्ट आता नाम बाद में कि रिजल्ट मिला। रिजल्ट मतलब क्या हुआ? पूरे साल का परिणाम पत्र। क्या हुआ? परिणाम आया। रिजल्ट मतलब जानते हो? परिणाम पत्र। हिंदी बोलते तुम तो खैर अंग्रेज हो, तुम तो रिजल्ट ही कहते होगे। तो रिजल्ट मतलब परिणाम पत्र, यानी कि कितना आपका रिजल्ट मतलब परिणाम क्या आया, आगे फेल हो या पास। तो लेकिन मैंने क्या कहा अभी कि जब भी कभी जोड़ की बात की जाएगी, यानी कि जब भी कहीं दो वेक्टर का जोड़ है, जोड़ मतलब एडिशन होगा, उस एडिशन मतलब क्या होगा हमेशा कि वो एक रिजल्टेंट वेक्टर शो करेगा। क्या करेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का सम हमेशा क्या शो करता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अलजेब्रा प्रॉपर्टी का पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं, कौन सा? एडिशन। तो अब ये आपके लिए पहली प्रॉपर्टी आ गई है। पहला आपके पास पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया और रिप्रेजेंटेशन में सिखा दिया मैंने अभी, मतलब थोड़ी देर पहले कैसे कि हम कहां शो करते हैं? 3D में। 3D में शो करते हैं, उसके बारे में अलग बात करी, किस किस टाइप के होते हैं मैंने वो बात कर दी। इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो पहला आपका टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। अब दूसरी क्या कर रहे हैं हम? अलजेब्रा प्रॉपर्टी। अब आप पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं? तो आपके सामने पहला ऑपरेशन इंट्रोड्यूस हो चुका है, एडिशन। पर लेकिन अब ये बात है हम एडिशन क्यों पढ़ते हैं भाई? माइंड में क्वेश्चन है ना, अलजेब्रा प्रॉपर्टी आप क्यों लगा रहे वेक्टर में? तो क्यों लगाया? सुन लो भाई ध्यान से। तो प्लस, यानी कि जो अलजेब्रा प्रॉपर्टी है पहला सिंबल है प्लस, वो क्यों लगाते हैं दो वेक्टर बीच में? जब भी हमें कहीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए होता है, यानी कि परिणाम चाहिए होता है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? एडिशन लगाते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या शो करता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। वैसे वो माइनस हो सकता है, जो इनके प्लस ही हो, वो माइनस से भी आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, पर लिखे तो प्लस ही इसमें जनरल फॉर्म में लिखे हो, जनरल फॉर्म में। जैसे मान लो ए वेक्टर ये है ए वेक्टर है बी, ये वो। तो अगर मैं इसकी उसकी जो डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट इसकी होगी नीचे, तो उस समय ये माइनस बी होगा। ये तो ए है ही, तो इसका जो वो होगा रिजल्टेंट प्लस हो जाएगा। पर लिखा जाएगा तो ये आर ही, अब भी लिखो तो ऐसी आर इक्वल टू ए प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि प्लस का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। माइनस नहीं आता, माइनस जनरल फॉर्म नहीं होती, माइनस पर्टिकुलर फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म क्या होगी? बात समझ आया किसी को? तो पहली बात कर रहा हूं मैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि पहली प्रॉपर्टी किसकी? अलजेब्रा की। क्यों पढ़ते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए। रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप यहाँ इसलिए पढ़े कि हमें क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट। बात ध्यान में आएगी। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है उसका बात करते हैं, जरा आइए, समझ में आ गया? तो मैं डाल दूं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है? हाँ है ना? लिखिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। सही बात है? दैट मीन्स टोटल क्या? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। सही में बात है, गलत है? नहीं बात समझ में? भैया एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? एडिशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जैसे मैं मुरादनगर से मोदीनगर गया, फिर मोदीनगर से हापुड़ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? मुरादनगर से हापुड़। तो कैसे दिखाओगे? पहले मुरादनगर से मोदीनगर, मोदीनगर से ये तो आंसर आएगा। बात समझ रहे किसी को भी? पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, ऐसे नहीं होता, वो चीज होता है, ठीक है? अब वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कभी कभी लगेगा कि तुम कितना अच्छा पढ़ाओ, गधोगा आपके क्या में ना एक सिंपल सी कहावत है, पता क्या है? वो तो पुरानी होगी, नहीं आई है। छोड़ो, क्या मैं गधे को पनीर हजम न होता, ठीक है? तो तुम कितना अच्छा पढ़ा लो, पनीर डाल लो, उसे तो खाना क्या है? चलो
आ जाओ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो जो देखते हैं ध्यान से, इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रायंगुलर लो। क्या है? ट्रायंगुलर लो। ठीक है जी, ट्रायंगुलर लो। कैसा हंस रहा है? आप तो हंसी ज्यादा ही रहा। बता दे, मैं गेस्ट को 3-4 दिन हंसा हूँ मैं जल्द सही से। बता दे, बता दे, मैं गेस्ट को बता दे, बता रहा। चल बाद में अकेले पूछ लूंगा इसकी इच्छा बता क्या करूँगा। अब क्या कर सकते बताओ। अब देखो गाइस ध्यान से, आपके पास एक कोई चौथा पॉइंट था, आप O से A करते हैं और फिर A से B पर, ठीक है। सही में आई बात है किसी को? O था, O से A से B। अब इसको क्या लिखोगा? A वेक्टर बोलते डिस्प्लेसमेंट जानते हो, A माइनस O, इसको B माइनस A, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, हाँ है ना। इसको आप बोलते हैं R वेक्टर। तो यहाँ पर ट्रायंगल लो के हिसाब से जो है R वेक्टर कैसे निकलता आएगा? कोई दिक्कत नहीं, हाँ है ना। सर नई बात ना किसी को, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है मेरी बात? हाँ है ना, पक्का। लिखिए ट्रायंगल में, लिखिए, इफ वी हैव टू वेक्टर A and B, which displacement defined as O to A and then A to B, O to A and then A to B। नेक्स्ट लिखिए, therefore total displacement is कितना होगा भैया? O to B, हाँ है ना। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम या अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लो, ये क्या होगा भैया? है आज के लिए इतना, ठीक है। कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कल इसका आगे चर्चा करेंगे, आज इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए भैया, डायग्राम आ गया, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? पक्का। भैया जिनकी फीस आ रही है